उत्तराखंड की सीमा पर बसा एक बेहद घना और रहस्यमयी जंगल है कालवन। यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। आसपास के गांवों में डर फैला हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई लोग जंगल में गए और कभी वापस नहीं लौटे। कुछ कहते हैं वहां छाया प्राणी रहते हैं, कुछ कहते हैं कि वहां की हवा में ही जहर है, लेकिन गांव के बूढ़े लोग फुसफुसाकर कहते हैं वो इंसान नहीं है, वो रात के प्यासे हैं जो खून पीते हैं। एक जिज्ञासु और साहसी रिपोर्टर राघव वर्मा, जिसे इन घटनाओं की खबर मिलते ही वह सच्चाई जानने के लिए गांव आता है। जैसे ही वो गांव पहुंचता है, एक अजीब सी ठंडक उसका स्वागत करती है। गांव वीरान है, लेकिन कुछ लोग अब भी रहते हैं। राघव कुछ बुजुर्गों और स्थानीय लोगों से मिलता है जो डर डर कर कहानियां सुनाते हैं। एक रात को जंगल से लाल आंखों वाले इंसान जैसी परछाइयां निकलती है जो हवा में उड़ती है। कभी कभी रात को कोई महिला रोती है, लेकिन वो महिला नहीं है। जिन्होंने जंगल में रात बिताई उनकी लाशें मिली, मगर खून की एक बूंद भी नहीं थी। रिपोर्टर राघव अब तक गांव के कई लोगों से बात कर चुका था। हर कोई उस जंगल के बारे में अलग अलग डरावनी कहानियां सुना रहा था, पर राघव इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे सबूत चाहिए था। उसने फैसला किया कि वह आज रात जंगल में रुकेगा और अपनी टीम के साथ सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। उस रात गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। सूरज ढलते ही सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दिया, लेकिन राघव और उसकी टीम, कैमरामैन सौरभ और साउंड इंजीनियर नील, जंगल की ओर बढ़ गए। रात के 12 बज चुके थे। जंगल में हवा तक नहीं चल रही थी। चारों ओर एक अजीब सी घुटन थी। तभी एक डरावनी सी चीख जंगल में गूंज उठी। ऐसा लगता है मानो कोई बहुत दूर से चीख रहा हो, लेकिन आवाज सीधे कान के पास आ रही थी। सौरभ ने घबराकर कैमरा उठाया। सर, ये क्या था? राघव ने जवाब दिया, कैमरा ऑन रखो, यही तो रिकॉर्ड करना है। अचानक झाड़ियों के पीछे एक हलचल हुई। राघव ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, और उसके ठीक सामने एक परछाई खड़ी थी। लंबा कद, गठीला शरीर, पूरी तरह काले कपड़े में लिपटा हुआ, पर उसकी आंखें सुर्ख लाल सी थीं। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसके लंबे नुकीले दांत चमक उठे। वह वैम्पायर। न्यू चीख उठा। उस अजनबी ने एक पल को राघव की आंखों में देखा और राघव का शरीर जैसे ठंडा पड़ गया। उसका कैमरा गिर गया। टॉर्च जमीन पर गिरकर बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अगले दिन स्तुति, एक सुंदर और सादगी से भरी लड़की, हाल ही में उसका एक टॉप कॉलेज में दाखिला हुआ है। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीदें। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन अपनी मेहनत से उसने इस नामी कॉलेज में छात्रवृत्ति हासिल की थी। कॉलेज का माहौल नया था और उसका हॉस्टल भी शहर से थोड़ा दूर उस रहस्यमयी जंगल के पास था, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। स्तुति ने जल्दी ही 2 अच्छे दोस्त बना लिए थे। रिया, एक चुलबुली बातूनी लड़की जो हर बात को हल्के फुल्के अंदाज में लेती थी। आरव, एक शांत, समझदार और रहस्यमयी लड़का जो अक्सर अपनी किताबों में खोया रहता था। रिया ने एक दिन मजाक में कहा, जानती हो, हॉस्टल के पास वाला जंगल शापित है, कहते हैं वहां वैम्पायर रहते हैं। स्तुति ने हंसकर कहा, रिया, हॉरर फिल्में कम देखा करो। और तीनों कक्षा के अंदर चले गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कॉलेज के पास उस जंगल में कुछ तो ऐसा था जो स्तुति की किस्मत से टकराने वाला था। एक रात हॉस्टल में लाइट चली गई। लड़कियां छत पर बैठकर बातें कर रही थीं। तभी स्तुति की नज़र जंगल की ओर गई। बहुत दूर से एक लाल रंग की हल्की चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कोई आंखें झपका रहा हो। वो क्या था? उसने खुद से कहा। अचानक उसकी सांसें रुक गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उसे ही देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। उस रात स्तुति को अजीब सा सपना आया। वो खुद को एक पुराने महल में देख रही थी। दीवारें खून से रंगी थीं और कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। लंबा और चौड़ा सा कंधा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें लाल नजर आ रही थीं। वो डर कर जाग गई, पसीने से भीगी हुई। रिया ने पूछा, सब ठीक है?
स्तुति ने जवाब दिया, शायद कोई सपना था, लेकिन बहुत सच्चा लग रहा था। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसे कुछ रिसर्च पेपर मिले जिसमें द ब्लड पैलेस नामक स्थान का जिक्र था। स्तुति ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी एक अजनबी आया और बोला, तुम पहली बार आई हो ना इस जंगल के पास? स्तुति चौंकी। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उस आदमी की आंखें गहरी और गूढ़ थी और मुस्कान अजीब सी थी, क्योंकि यहाँ कुछ भी छुपा नहीं रहता। कॉलेज की लाइब्रेरी में उस रहस्यमयी अजनबी की मुलाकात के बाद स्तुति बेचैन हो गई थी। वो लड़का कोई आम आदमी जैसा नहीं लग रहा था। स्तुति ने आरव से पूछा, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, पर अगर वो यहाँ का नहीं है तो लाइब्रेरी में क्या कर रहा था? उस रात हॉस्टल में एक बार फिर लाइट चली गई। सभी लड़कियां अपने कमरों में थीं, पर स्तुति की नींद टूटी जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। स्तुति! उसने खिड़की से बाहर देखा तो फिर से वो लाल चमकती आंखें झाड़ियों के पीछे से चमक रही थी। बिना कुछ सोचे वह नीचे आई, जैसे कोई अजीब शक्ति उसे बुला रही हो। वो जंगल की ओर बढ़ने लगी और पैर खुद ब खुद चल रहे थे। हवाओं में एक अजीब सरसराहट थी। अचानक सामने खड़ा था एक काला साया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ अब गंभीर थी। स्तुति ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे किसने बुलाया? उसने धीरे से कहा, तुम्हारी रगों में कुछ ऐसा है जो इस जंगल को जगाता है। इस जंगल की कहानी अधूरी है और तुम उसका हिस्सा हो। स्तुति पीछे हटने लगी। क्या बकवास है ये? मुझे वापस जाना है। रुको, वो बोला और उसका चेहरा अचानक बदल गया। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा वैम्पायर जैसा। स्तुति चीख पड़ी, तुम वैम्पायर हो। पर तभी कुछ अजीब हुआ। वो वैम्पायर स्तुति की आंखों में देखने लगा और झुक गया। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, शायद मेरी मुक्ति का कारण हो। स्तुति भागकर हॉस्टल लौटी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आरव और रिया को सब कुछ बताया। आरव, जो अब तक शांत था, अब गंभीर हो गया। स्तुति, अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो और राघव वर्मा उसी जंगल में लापता हुआ था। तुम जानती हो ये क्या मतलब है? स्तुति, क्या मतलब? आरव ने धीरे से कहा, रक्त महल तुम्हें बुला रहा है और वहां तुम्हारा अतीत छिपा है। रात में स्तुति ने ऑनलाइन एक खबर खोजी जहां उसे पता चला कि एक रिपोर्टर राघव वर्मा और उसकी टीम के साथी रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे कलवन के जंगल में। स्तुति अब सदमे और डर में थी और कहती है, ये तो वही आदमी है जिसे मैंने लाइब्रेरी में देखा था। अगली सुबह कभी ना भूल पाने वाला वो डरावना सपना और जंगल में लाल आंखों वाला अजनबी, सब कुछ एक झटके में बदल गया था। लेकिन स्तुति ने खुद को संभाल लिया। नई सुबह थी, कॉलेज का नया दिन। वो रिया और आरव के साथ कॉलेज के मेन गेट की ओर बढ़ रही थी। तभी कॉलेज के गेट पर एक काली चमचमाती लग्जरी कार धीरे से रुकी। चारों ओर के स्टूडेंट्स ठहर गए। लड़कियों की सांसें थम गई। कार का दरवाज़ा खुला और बाहर निकला एक बेहद हैंडसम शाही लुक वाला शख्स। तेज नयन नक्श, सूट बूट में, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में एक गहरा रहस्य। स्तुति की नज़र उससे टकराई और उसके भीतर कुछ हिल गया, जैसे वो उसे पहले भी कहीं देख चुकी हो। ओ माय गॉड, रिया ने धीरे से फुसफुसाया। वो है वीर राठौड़, हमारे कॉलेज के ट्रस्टी और भारत के टॉप यंग बिजनेस टाइकून। वो यहाँ बस एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एंशंट हिस्ट्री, बस शौक के लिए। स्तुति की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये वही है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था? नहीं, कैसे हो सकता है? थोड़ी ही देर में वीर राठौड़ कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफिस में चले गए। पूरे कॉलेज में बस उसी की चर्चा थी। कहते हैं कि वो रॉयल फैमिली से है, कुछ तो रहस्यमय है उसमें। क्या वो शादीशुदा है? लेकिन स्तुति चुप थी, क्योंकि उसे इस चेहरे से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। छोटी घंटी बजी और सभी क्लासेस में जाने लगे। तभी एक नोटिस बोर्ड पर एक नई अनाउंसमेंट हुई, एनुअल ड्रामा कंपटीशन। हर ग्रुप को अपनी कहानी की स्टोरी बोर्ड 2 हफ्तों में जमा करनी होगी। थीम था रहस्य और इतिहास का संगम। स्तुति भी कॉलेज के नाटक ग्रुप का हिस्सा थी। सबने तय किया कि इस बार कुछ अनोखा करना है। क्लास के बाद स्तुति अकेले लाइब्रेरी की ओर भागी। वो एक नई थीम ढूंढना चाहती थी, कोई अलग रहस्यमय कहानी। पुरानी पुस्तकों के सेक्शन में एक किताब मिली, सीक्रेट्स ऑफ द फॉरबिडन फॉरेस्ट। उसका दिल धड़कने लगा। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, पुराने नक्शे, लोक कथाएं और द ब्लड पैलेस नाम फिर सामने आया। एक पृष्ठ पर लिखा था,
यह जंगल कभी एक महान साम्राज्य का हिस्सा था, जहां रात्र के बाद शाश्वत रक्षक राज करते थे। आज वो स्थान मृत्यु से भी अधिक खतरनाक है। और फिर एक चित्र दिखाई दिया, एक पुरुष जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा वीर राठौड़ से मिलता जुलता। स्तुति का शरीर कांप गया। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या वो सपना? वो जंगल और वीर राठौड़ सब आपस में जुड़े हैं। अगले दिन सब उत्साहित थे। वीर राठौड़ की पहली क्लास थी, एंशिएंट हिस्ट्री, फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस। क्लास में वीर राठौड़ ने प्रवेश किया जैसे कोई राजघराने से आया हो। लड़कियां तो पहले से ही दीवानी थीं, लेकिन स्तुति के दिल में डर और आकर्षण का अजीब सा मिश्रण था। उसकी आंखें जब वीर से मिली तो एक पल को समय थम गया। वीर ने कुछ पल स्तुति को देखा और फिर मुस्कराया, एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। फिर वो बोला, इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वो हमारे भीतर भी छिपा होता है। कभी कभी हम खुद अपने अतीत से अनजान होते हैं। स्तुति की उंगलियां कांप गईं। क्या वो उसी से ये कह रहा था? क्लास के बाद स्तुति फिर पुस्तकालय पहुंची। वहीं एक और अध्याय पढ़ा, द कर्स ऑफ द ब्लड पैलेस। जब एक मानव और एक अर्धराक्षस के बीच प्रेम हुआ, तब समय ने करवट ली। उस प्रेम से जन्मी एक शक्ति जिसे अब जंगल तलाश कर रही है। तभी कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो वीर राठौड़ था। ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? उसकी आवाज में अब वो ठहराव नहीं था, बल्कि चिंता थी। स्तुति डरते हुए बोली, बस यूं ही नाटक के लिए रिसर्च कर रही थी। वीर की आंखों में एक चमक थी। कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें पहचानती हैं। और ये जंगल, वो तुम्हें पहचान चुका है। आप कौन हैं? स्तुति पूछी बैठी। वीर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं भी कभी इंसान था, लेकिन अब नहीं हूं। और शायद। स्तुति पीछे हट गई। क्या मतलब? वीर धीरे से बोला, तुम वही हो जिसका इंतजार सदियों से है। रक्त महल की धड़कनें तुम्हारे अंदर फिर से जाग रही हैं। वीर राठौड़ ने स्तुति को बताया कि वह इंसान नहीं रहा, और स्तुति भी उस रहस्य से जुड़ी है जो सदियों पुराना है। रक्त महल, शाप और एक अधूरा प्रेम। अब धीरे धीरे वर्तमान और भूतकाल आपस में गूंथते जा रहे हैं। उस रात स्तुति को एक और सपना आया, लेकिन ये सपना किसी फिल्म की तरह नहीं, एक याद की तरह था। वो खुद को एक राजकुमारी के रूप में देखती है, एक महल में, लाल चांदनी के नीचे, एक नौजवान योद्धा के साथ। वो योद्धा बिल्कुल वीर जैसा लग रहा था। वो कहता है, अगर हम साथ रहे तो ये संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम गई तो मैं खुद को खो दूंगा। फिर अचानक आग लगती है, सैनिक हमला करते हैं और राजकुमारी यानी स्तुति को जहर देकर मार दिया जाता है। स्तुति अचानक जागती है। उसकी हथेली पर पुराना धुंधला सा निशान है, जैसे कभी जलाया गया हो। वो कांपते हुए रिया को बताती है, रिया, स्तुति, ये सब सिर्फ सपना नहीं हो सकता, और वीर कोई सामान्य इंसान नहीं है। हो सकता है तुम दोनों का कोई पिछला जन्म। स्तुति चुप हो जाती है, लेकिन अंदर से वो सच जानने को बेचैन है। अगले दिन वीर फिर पुस्तकालय में मिला। उसने खुद स्तुति को पास बुलाया और पहली बार अपना शाप बताया। सदियों पहले मैं एक शाही रक्षक था, लेकिन इंसान नहीं, एक अर्ध वैम्पायर था। मेरा काम था रक्त महल की रक्षा करना और उसकी राजकुमारी की सेवा करना, लेकिन मैं उससे प्रेम कर बैठा, इसलिए मुझे ये शाप मिला, अमरता का, बिना मुक्ति के। स्तुति की आंखें भर आईं। वो राजकुमारी, या फिर ये शाप और भी भयानक रूप ले लेगा। कॉलेज में नाटक की तैयारी चल रही थी, पर स्तुति का मन कहीं और था। उसने दृढ़ निर्णय लिया, मैं इस कहानी का अंत जानकर रहूंगी। अगर मैं वाकई उस राजकुमारी का पुनर्जन्म हूं, तो मुझे फिर से रक्त महल जाना होगा, चाहे जो भी हो। उस रात चुपचाप वीर ने स्तुति को जंगल के एक गुप्त मार्ग से बुलाया। रक्त महल की ओर उनका पहला कदम बढ़ चुका था। उस रात चांद पूर्णिमा का था। वीर ने उसे कॉलेज हॉस्टल के पीछे से एक गुप्त मार्ग दिखाया, जो घने जंगल से होता हुआ एक छिपे हुए महल की ओर जाता था। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़े, चारों ओर की हवा भारी होने लगी। पेड़ मानो फुसफुसा रहे हों। पत्तियों के बीच से किसी की निगाहें महसूस हो रही थीं। स्तुति ने डरते हुए पूछा, हम अकेले हैं ना? वीर ने कहा, नहीं, हम कभी भी अकेले नहीं होते। ये जंगल अपनी रानी की वापसी देख रहा है। कुछ समय बाद पेड़ों के बीच से एक विशाल,
पर छिपा हुआ महल दिखाई दिया। टूटे हुए फाउंटेन, काले पत्थरों की दीवारें और ऊपर उड़ती काली परछाइयां, ये था रक्त महल। लेकिन जैसे ही स्तुति ने महल की सीढ़ियां चढ़ी, महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। भीतर से एक पुरानी, मधुर लेकिन डरावनी धुन बज रही थी, जैसे किसी ने सदियों से उसका इंतजार किया हो। जैसे ही स्तुति ने महल के राजसभा कक्ष में कदम रखा, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स चमकने लगी। हर पेंटिंग में वो खुद को देख सकती थी, एक रानी के रूप में। तभी महल के फर्श में कंपन हुआ। स्वागत है मेरी रानी। एक साथ कई आत्माओं की गूंजती हुई आवाजें आईं। फर्श के नीचे से धुंधली आकृतियां उठने लगीं। महल के पूर्व रक्षक, नौकर, सेविकाएं, सभी आत्माएं स्तुति को पहचान रही थी। एक वृद्ध आत्मा आगे बढ़कर बोली, आप लौट आईं राजकुमारी अन्वेषा। महल जाग चुका है, अब आपके निर्णय पर सब निर्भर है। स्तुति डर से कांपने लगी, लेकिन तभी वीर ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम्हें पीछे नहीं हटना है, ये सब तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। तभी अचानक एक परछाई महल के गहरे कोने से निकली, एक रक्त प्यासा आत्मा जो नहीं चाहती थी कि राजकुमारी वापस आए। स्तुति पर हमला होने ही वाला था कि वीर ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगी। एक पल में वो आत्मा भस्म हो गई। स्तुति हक्की बक्की रह गई। स्तुति के माथे पर पुराना राजकुमारी चिन्ह फिर से उभरने लगा, एक लाल रत्न जैसा निशान। अब तय करो, वीर बोला, क्या तुम इस महल की रानी बनकर इसे मुक्त करोगी, या फिर ये शाप हम दोनों को हमेशा के लिए निकल जाएगा। महल के राजतिलक कक्ष में स्तुति को एक प्राचीन सिंहासन पर बैठने को कहा गया। वहां एक पवित्र खंजर लाया गया, जिससे उसे रक्त की एक बूंद देकर शपथ लेनी थी कि वह इस महल की रक्षा करेगी। स्तुति ने जैसे ही अपनी उंगली काटकर रक्त गिराया, पूरे महल में एक लाल रोशनी फैल गई। शपथ पूरी हुई, रानी लौट आई। इधर कॉलेज में नाटक की तैयारी के नाम पर किसी ने पुस्तकालय की वह किताब जानबूझकर खुलवाई थी। स्तुति को महल तक पहुंचाना कोई इत्तेफाक नहीं था। प्रोफेसर युवराज सेन, जो वीर राठौड़ का पुराना विरोधी है, वह जानता था कि राजकुमारी का पुनर्जागरण ही उसे महल के शक्तिशाली खजाने तक ले जाएगा। अगर वो लड़की रानी बन गई तो सिर्फ वीर को नहीं, मुझे भी रोक नहीं पाएगी, युवराज ने कहा, और उसने एक और छिपी आत्मा को जागृत कर दिया। रक्त महल ने अब स्तुति को 3 रहस्यमयी दरवाजों की ओर भेजा। हर दरवाजा उसकी आत्मा की परीक्षा थी। भय का द्वार, जहां उसने खुद को अकेले जंगल में फंसे हुए देखा। त्याग का द्वार, जहां उसे वीर को छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश मिला। प्रेम का द्वार, जहां उसे चुनना था, अतीत का वीर या वर्तमान की सामान्य स्तुति। तीनों द्वारों के पार जाकर स्तुति ने सिद्ध किया कि वो ना सिर्फ रानी है, बल्कि एक योद्धा भी है। और तब वो तीसरी शक्ति प्रकट हुई, एक रहस्यमयी महिला आत्मा, माया, जो रक्तमहल की भूतपूर्व रानी की सौतेली बहन थी, जिसे कभी सत्ता नहीं मिली और जिसने शाप देकर महल को बांध दिया। माया ने स्तुति को ललचाया, तुम्हारा प्रेम कभी तुम्हारा नहीं था। वीर सिर्फ एक शाप है, लेकिन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अनंत शक्ति दे सकती हूँ। स्तुति हिल गई। अब उसकी परीक्षा आत्मा से नहीं, मन से थी। प्रेम और लोभ के बीच, सच और शक्ति के बीच प्रतियोगिता का दिन। कॉलेज में ड्रामा प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। स्तुति की टीम ने ड्रामा का विषय रखा, रक्तमहल, एक भूला हुआ सत्य। जैसे जैसे मंच पर कहानी चली, भीतर बैठी भीड़ हैरान, क्योंकि यह सिर्फ नाटक नहीं लग रहा था, यह किसी की असली यादें, असली जीवन लग रहा था। प्रोफेसर युवराज सेन ने महसूस किया कि स्तुति को अब सब याद है और अब वो माया को हरा सकती है। तभी बिजली चमकी और मंच के बीचों बीच माया का धुंधलापन प्रकट हुआ। भीड़ को कुछ समझ नहीं आया, पर वीर, जो दर्शक के रूप में बैठा था, तुरंत उठा गया। मंच पर अब सिर्फ अभिनय नहीं हो रहा था, अब वहां एक आत्मिक युद्ध छिड़ चुका था। माया बोली, इस लड़की के अंदर सिर्फ प्रेम नहीं, मेरी बहन का घमंड भी है। अब मैं इस नाटक को अंतिम अध्याय दूंगी। माया ने मंच को अंधकार से घेर लिया। भीड़ डर के मारे चीखने लगी, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया, जैसे किसी भ्रम जाल में फंस गए हों। वीर मंच पर कूद पड़ा। उसने माया से लड़ाई की, लेकिन वह घायल हो गया। माया ने स्तुति से कहा, देखा, यही है तुम्हारा प्रेम, असहाय और शापित। मुझसे जुड़ो तो अमर बन जाओगी।
स्तुति की आंखों में आंसू थे, पर उसमें अब रक्त महल की रानी बोल रही थी, अन्वेषा, मैं वो शक्ति नहीं चाहती जो आत्मा को खा जाए। मैं वो प्रेम चुनती हूँ जो मृत्यु में भी साथ दे। मैं रानी हूँ और आज मैं अपने शाप को स्वयं मुक्त करती हूँ। उसने अपने माथे की रक्त बिंदु को छुआ और एक लाल तेज प्रकाश में सब कुछ रोशन हो गया। माया चीखते हुए गायब हो गई। वही दूर जंगल में रक्त महल का शाप टूटा। आत्माएं शांत हो गईं। वीर की आंखों से लाल रंग मिट गया। वो अब पूरी तरह मानव बन चुका था। ड्रामा प्रतियोगिता की भीड़ को कुछ समझ नहीं आया, पर सब बोले, ये तो बिल्कुल असली लगता था, कुछ अद्भुत। स्तुति और वीर कॉलेज की छत पर खड़े थे, जहां पहली बार उन्होंने एक दूसरे को देखा था। वीर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं थी, बस शांति और स्तुति की छवि। अब जब मैं शाप से मुक्त हूं, जब सब खत्म हो गया है, क्या तुम अब भी चाहोगी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? स्तुति उसकी आंखों में देख रही थी, वो आंखें जिनमें कभी अंधकार था, अब उसमें सिर्फ उजाला और प्रेम था। उसने धीरे से वीर का हाथ थामा, उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां टिकाईं और कहा, मैं कभी तुम्हें तुम्हारे शाप की वजह से नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें उस दिल के लिए चाहती हूं जो हर जन्म में मुझे पहचानता है। अब डर नहीं बचा, अब बस हम हैं। मैं चाहती हूं कि हम साथ जिए, हर पल, हर सांस, बिना किसी शर्त, बिना किसी डर के। वीर की आंखें भर आईं। उसने स्तुति को अपनी बाहों में ले लिया। उन दोनों के चारों ओर हवा जैसे ठहर गई, मानो वक्त ने एक प्रेम की कसम को सलामी दी हो।